दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर मैं आपको देना चाहूँगा कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस आपको नहीं दी जाती है। तो वीडियो को देखिएगा बस सीखने के हिसाब से। तो शुरू करते हैं दोस्तों यूएस के मार्केट के साथ में, जिसमें काफ़ी बड़ी गिरावट के साथ में क्लोजिंग हो चुकी है। देखिए क्लोजिंग बेसिस का डेटा आपके सामने है, 770 पॉइंट्स नीचे 1.80% के आसपास का डिप है। मार्केट यहाँ पे ओपन होते हैं, अपनी हाई को वापस लेता है मार्केट, बट उसको क्रॉस नहीं कर पाता है, उसको ब्रेकआउट नहीं कर पाता है और काफ़ी नीचे जाके मार्केट बंद होता है। नेस्टिक को भी देख लेते हैं तो इसके अंदर भी सेम काइंड ऑफ सिचुएशन, 255 पॉइंट्स नीचे 1.30% का डिप है। नेस्टिक के बाद में फैंग प्लस को देखते हैं तो यहाँ पे 1.23% का डिप है। तो टोटल परफॉर्मेंस काफ़ी वीक था यूएस मार्केट का। और जब भी ऐसा परफॉर्मेंस होता है तो नेक्स्ट डे एशियन मार्केट या निफ्टी की बात करें तो इन्वेस्टर्स गैप डाउन की एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं। अब आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि मार्केट कल के दिन किस तरह से ओपन हो सकता है, किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। बट वीडियो को देखने के बाद में कमेंट करना, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी न्यूज़ अपडेट्स मैं आपको बताने वाला हूँ और उसके बाद में आप चाहे तो कमेंट कर सकते हैं, अपनी जो भी एक्सपेक्टेशन से बता सकते हैं। साथ में दोस्तों Q1 को लेकर भी कुछ अपडेट्स हैं जो मैं आपको दूंगा सेक्टर्स को लेकर या सेक्टर के बारे में डिस्कशन करते करते, तो वो भी चीज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। अब देखिए आगे चलते हैं। तेलों के दाम बढ़ चुके हैं, 7% के साथ में उछाल है, इसका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा देश की इकोनॉमी के ऊपर। उस वजह से मार्केट नीचे जाके बंद हुआ है और हो सकता है कल के दिन भी इस वजह से कुछ प्रेशर हम मार्केट के अंदर देख पाए। आगे चल के देखते हैं, गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं और ये चीज़ हमने डिस्कस भी की थी। गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं, इन्वेस्टर्स हेजिंग करने के लिए गोल्ड को यूज़ करते हैं कि चलो इक्विटी में इन्वेस्ट किया तो साथ में गोल्ड को भी खरीद लिया, क्योंकि इक्विटी जब अंडर परफॉर्म करेगा तो गोल्ड के प्राइसेस इंक्रीज कर जाते हैं। जैसे अभी की सिचुएशन आप देख सकते हैं, गोल्ड में इन्वेस्टिंग बढ़ रही है और गोल्ड के जो प्राइसेस है पिछले 5 दिनों में 4% के उछाल के साथ में जा चुके हैं। देखते हैं दोस्तों आगे चल के गोल्ड और महंगा हो पाता है या फिर नहीं। ऑप्शंस कौन कौन से होते हैं गोल्ड इन्वेस्टिंग के, आपको मैं बता चुका हूँ। और आपके पास भी कुछ ऑप्शंस है जो आपको लगता है कि आपने गोल्ड में इन्वेस्ट कर रखा है उसके थ्रू, तो आप चाहे तो नीचे कमेंट कर सकते हैं ताकि बाकी लोग भी उसको देखकर सीख पाए। अब देखिए डिफेंस कंपनीज के स्टॉक्स में बड़ी तेजी, 1.51% के साथ में उछाल यहाँ पे देखने को मिला है। तो अभी मार्केट की जो सिचुएशन है, फ्राइडे के दिन की बात करें तो फ्राइडे के दिन दो ही कैटेगरीज ने अच्छा परफॉर्म किया, गोल्ड और इक्विटी की बात करें तो इक्विटी में डिफेंस ने अच्छा परफॉर्म किया। तो क्या आगे भी ये दोनों जो कैटेगरीज हैं अच्छा कर सकती है या फिर नहीं, उसके लिए दोस्तों इन्वेस्टर ये देखेगा कि इन दोनों ने अच्छा परफॉर्म किया तो उसके पीछे का रीज़न क्या है। अब वो रीज़न कितने टाइम तक बने रह सकता है। अगर वो रीज़न काफ़ी टाइम तक बने रहेगा तो ऑब्वियसली ये जो दो कैटेगरीज है वो काफ़ी टाइम तक अच्छा परफॉर्म करेगी। अगर वो रीज़न शॉर्ट टर्म का है, एक दो दिन का है, तो मतलब नहीं है, कुछ छोटा सा एक जंप आया है और उसके बाद में वापस से नॉर्मल हो जाएगी चीज़ें। तो ये है क्वेश्चन इन्वेस्टर्स के मन में और इसी का जो आंसर मिलेगा इन्वेस्टर्स को, उस हिसाब से वो अपनी इन्वेस्टिंग की स्ट्रैटेजी प्लान करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि मार्केट की गिरने के पीछे का क्या रीज़न है और जो गोल्ड है और डिफेंस कंपनीज है उनके चलने के पीछे का क्या रीज़न है। उसके बाद में चेकआउट करते हैं कि कितने टाइम तक ये रीज़न कंटिन्यू रह सकता है। देखिए जो मेजर रीज़न है वॉर है इजराइल और ईरान के बीच में, ठीक है। यूएस टैरिफ पॉलिसी, इसको ऐड कर लो चाहे तो आप, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये सब चीज़ें चल रही है। उसकी वजह से एफआईज पैसे निकाल रहे हैं और बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, नेम्स आप देख सकते हैं, इनके स्टॉक्स नीचे गए और उसकी वजह से मार्केट ने अंडर परफॉर्म कर दिया। अब ये तो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, छोटी और मिड कैप कंपनीज के स्टॉक्स भी नीचे गए थे। अब देखिए यहाँ पे इन्वेस्टर्स के लिए बोला जा चुका है, जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बोला है कि अभी इन्वेस्टर्स चिंतित है या फिर थोड़ा सा सचेत है प्रीमियम वैल्यूएशंस को लेकर, क्योंकि कंपनीज ने अच्छी तेजी पकड़ी है। Q4 के रिजल्ट्स के बाद में अच्छी तेजी यहाँ पे बनी है और जियोपॉलिटिकल रिस्क भी है, तो इसकी वजह से इन्वेस्टर्स अभी के समय काफ़ी कॉशियस है, काफ़ी मतलब समझदारी से, काफ़ी धीरे धीरे से, जो भी हम बोल सकते हैं, आहिस्ता आहिस्ता अपनी इन्वेस्टिंग और जो स्ट्रैटेजी है उसके अंदर चेंजेस करें या फिर उसको प्लान करें, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या रीज़न है मार्केट के गिरने के पीछे का और आगे चल के क्या ये रीज़न कंटिन्यू रह सकते हैं या फिर नहीं, और भी काफ़ी सारी डिटेल्स हम यहाँ पे देखेंगे। अब देखिए इजराइल और ईरान की न्यूज़, सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन कर रखा है, बिगेस्ट ट्रिगर है ये और ये अगले हफ्ते भी रहने वाला है ये ट्रिगर। तो ऑब्वियस है अगर ये अगले हफ्ते भी ये ट्रिगर रहेगा तो उसकी वजह से जो आज फ्राइडे के दिन हमने देखा मार्केट के अंदर कुछ कंपनीज गिरी है, कुछ चली है, गोल्ड चला है, तो पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है ऐसे आगे के लिए, ठीक है। तो ये एक मेजर ट्रिगर है, इसको लेकर और डिटेल में अपन डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। साथ में दोस्तों आप नोट कर सकते हैं कि यूएस के मार्केट क्यों नीचे गए। देखो ऑब्वियस है वॉर होगी तो हर एक मार्केट गिरेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, उसके लिए ज़्यादा कुछ सोचने वाली बात है नहीं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि वॉल स्ट्रीट जर्नल, वॉशिंगटन, इन्होंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है यूएस मिलिट्री का इजराइल ईरान एपिसोड के अंदर, कि यूएस की जो मिलिट्री है वो शूट डाउन कर रही है ईरानियन मिसाइल्स को, ठीक है। अब इसके अगेंस्ट में ट्रंप ने क्या बोला, ऐसा है या नहीं है, उसको भी आगे चल के अपन
देखने वाले हैं। साथ में दोस्तों सेकंड पॉइंट अगर आप नोट करोगे तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है एफओएमसी मीटिंग, ये भी आपको पता ही है 17 जून को शुरू होगी, 18 को एंड होगी। पता लगेगा कि क्या है, रेट कट है या फिर नहीं है। और यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस दोस्तों आप नोट कर सकते हैं कि अनचेंज होगी, क्योंकि अभी मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटीज़ हैं। तेलों के दाम बढ़ेंगे तो इन्फ्लेशन वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें बढ़ सकती है, तो कैसे रेट कट यहाँ पे कर दे, तो रेट कट नहीं होगी, ऐसी एक्सपेक्टेशंस इन्वेस्टर्स की है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, मार्केट ने प्राइस इन भी कर रखा है 2 रेट कट को 2025 में, यानी रेट कट हो जाती है तो मार्केट नहीं चलेगा, लेकिन नहीं होती है, जैसे अभी की एक्सपेक्टेशन है नहीं होना तो भी ठीक है, नॉर्मल है। लेकिन जब इनकी एक्सपेक्टेशन होगी कि रेट कट होनी चाहिए, अगर रेट कट नहीं होगी तब मार्केट गिरेगा, लेकिन रेट कट होने पर चलेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 2 रेट कट यहाँ पे मार्केट ने प्राइस इन कर रखी है और इसके हिसाब से मार्केट परफॉर्म भी कर चुका है। अगले हफ्ते की बात करें तो यहाँ पे 0 एक्सपेक्टेशन है। अक्टूबर के अंदर एक्सपेक्टेशन है कि कुछ ना कुछ कट होना चाहिए, कट हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर मार्केट को थोड़ा सा झटका लग सकता है। तो ये रेट कट की अभी सिचुएशन है। तेलों के दाम की बात करते हैं, 7% के साथ में उछाल है, ये भी एक इम्पैक्ट लाएगा स्टॉक मार्केट के अंदर, क्योंकि काफ़ी इन्फ्लेशन बढ़ता है, काफ़ी प्रॉब्लम आती है। देखिए ओएमसीज होती है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज होती है, उसके ऊपर तो सीधा इम्पैक्ट पड़ता है। साथ में ये तो मार्जिन प्रेशर को फील करेगी, साथ में और भी जो कंपनीज है, पेंट सेक्टर है, सीमेंट कंपनीज है, केमिकल कंपनीज है, इनकी इनपुट जो लागत है वो बढ़ जाती है, तो प्रॉफिट के मार्जिन ड्रॉप करते हैं, तो इनके ऊपर भी नेगेटिवली इम्पैक्ट होता है, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी घटती है। साथ में अगर आप देखोगे तो ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक, इनकी लागत बढ़ जाती है, तो ये तो पूरी इकोनॉमी के लिए काफ़ी ख़राब है। कोई भी कंपनी हो उसको ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा करना पड़ेगा, तो ये सब चीज़ें होती हैं जो प्ले करती है मार्केट को गिराने के पीछे। ठीक है, आगे चलते हैं। एफपीआईज़ का मूवमेंट अगर हम देखें तो यहाँ पे इस महीने 4812 करोड़ की नेट सेलिंग की है एफआईज ने, बिकवाली की है। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न है। अब एफआई की बिकवाली है वो तो सीधा मार्केट को इम्पैक्ट कर रही है, बट एफआईज क्यों बेच रही है वो देखना इंपॉर्टेंट है, जो अपन देख चुके हैं। आगे चलते हैं। मैक्रोमीटर, इसके अंदर मेंशन कर रखा है कि और भी कुछ डेटा आएंगे, जिसमें WPI इन्फ्लेशन प्रिंट है, ट्रेड बैलेंस डेटा है, तो ये छोटे मोटे डेटा मार्केट को देखने को मिलने वाले हैं। बट जो बड़ा डेटा है वो वॉर है, क्योंकि ऑयल के ऊपर जितना इम्पैक्ट होगा, जितना प्राइसेस राइज करेंगे, उतनी ही प्रॉब्लम होगी। रशिया यूक्रेन के अंदर भी आपने देखा कि इन्फ्लेशन बढ़ा था तो मार्केट 2 साल तक नहीं चला था, अंडर परफॉर्म मार्केट ने किया था। अब देखिए यहाँ पे कुछ अपडेट्स मैं आपको देना चाहूँगा, और इस अपडेट के अंदर आप नोट कर सकते हैं कि अटैक कैसा है, कितनी चांसेस है कि कितना लंबा चल सकता है, क्योंकि रशिया यूक्रेन तो अभी भी चल रही है, 1050-60 दिन हो चुके हैं उस वॉर को, लेकिन अभी भी कंटिन्यूसली वो वॉर चलते जा रही है। अब देखिए यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, इजराइल की जो मीडिया है उसने रिपोर्ट किया है कि जो वेव है ईरान की मिसाइल्स की, वो मोस्ट एक्सटेंसिव रिकॉर्डेड है सो फार, मतलब अभी तक की सबसे भयंकर अटैक ईरान कर रहा है इजराइल के ऊपर, और डैमेज भी काफ़ी खतरनाक इजराइल के ऊपर उसका हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि यूएस के ऑफिशियल्स ने बोला है कि जो लड़ाई है इजराइल और ईरान के बीच में, ठीक है, ये कंटिन्यू चल सकती है एंटायर वीक, यानी अगला हफ्ता हमको कंटिन्यूसली ये फाइट देखने को मिल सकती है, और उसकी वजह से जो इम्पैक्ट हुआ है फ्राइडे को स्टॉक मार्केट में, वो कंटिन्यू हो सकता है। तो ऐसे में क्या करते हैं इन्वेस्टर, जिनको ऐसा लग रहा है कि हाँ यार ये तो चलेगा कंटिन्यूसली, स्टॉक्स हो सकता है नीचे चले, हो सकता है गोल्ड बढ़े, हो सकता है डिफेंस कंपनीज बढ़े, तो वो अकॉर्डिंगली अपनी इन्वेस्टिंग की जो स्ट्रैटेजी है उसको प्लान करता है। ठीक है, बाकी ऐसा लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर है वो देखेगा इक्विटीज़ नीचे है तो उसको लेगा, बाकी जो शॉर्ट टर्म में हेजिंग करना चाहता है या फिर शॉर्ट टर्म के मुनाफे को कैप्चर करना चाहता है, वो मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से चलेगा, वो ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये एक पॉइंट आप इसमें नोट कर सकते हैं। साथ में दोस्तों हम और भी कुछ पॉइंट्स को दिखाएं या देखें, तो इसके अंदर आप नोट करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे इजराइल ने ईरान की डिफेंस मिनिस्ट्री को टारगेट किया है, और साथ में वार्निंग दे दी है कि खाली कर दो, जो भी वेपन है, न्यूक्लियर फैसिलिटी, उसके आसपास जितने भी लोग हैं सबको हट जाओ वहाँ से, क्योंकि हम अटैक कर देंगे वहाँ पे और बहुत बड़ा डैमेज वहाँ पे होगा। अब देखिए ये एक सबसे बड़ी न्यूज़ है जो हो सकता है कल के दिन मार्केट को इम्पैक्ट करे नेगेटिवली। ईरान की जो ऑयल मिनिस्ट्री है इसने कंफर्म कर दिया है कि इजराइल ने हम पर अटैक कर दिया है। 2 ऑयल डिपो जो कि तेहरान में है उसके ऊपर इजराइल ने अटैक कर दिया है, क्योंकि इनकी जो इकोनॉमी है वो यही है, तेल ही है, तेल बेचकर पैसा कमाते हैं, और इसी वजह से ये हथियार वगैरह सब कुछ इंपोर्ट कर लेते हैं, सब चीज़ें इनके पास में आ जाती हैं। तो इजराइल ने सोचा इसी पे अटैक कर देते, बट इसका जो हर्जाना है दोस्तों हर किसी कंट्री को भुगतना पड़ेगा, मोस्टली इंडिया को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम जो अपना
तेल का जो यूज़ है वो इंपोर्ट करके ही पूरा होता है, तो ये महंगा होगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे काफ़ी बड़ी दिक्कत हो सकती है। और डीबी ने बोल भी दिया है कि यहाँ पे $125 प्रति बैरल तक ऑयल के प्राइसेस पहुंच सकते हैं अगले हफ्ते, अगर ये सब चीज़ें कंटिन्यूसली चलती हैं तो जंप देखने को मिलेगा। और जितना ये ऑयल के प्राइसेस ऊपर जाएंगे उतने ही मार्केट को नेगेटिवली इम्पैक्ट पड़ सकता है। और साथ में जो गोल्ड है और डिफेंस कंपनीज को भी हम लेके चल सकते हैं, इनके स्टॉक्स में पॉजिटिवली इम्पैक्ट पड़ सकता है। अब देखिए, अटैक तो किया है इसराइल ने ऑयल डिपो पर, लेकिन ईरान ने भी उसके अगेंस्ट में काफ़ी मोटा हमला किया है। आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा अटैक ईरान ने कर दिया है, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की जान जा चुकी है इसराइल में, और मोस्टली जो सिविलियंस हैं उनके ऊपर भी अटैक यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो ये जो वॉर है, फाइट है, ये काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होती जा रही है और लग रहा है ऐसे चांसेस बहुत ज़्यादा है कि अगले हफ्ते या उसके बाद भी ये कंटिन्यूसली चीज़ें प्ले हो जाए। अब देखिए अगले हफ्ते तक वॉर चलेगी या नहीं चलेगी, वो अपन ने अभी देख लिया। यहाँ पे मेंशन कर रखा है यूएस ने, तो उसकी वजह से निफ्टी इस तरह से परफॉर्म करा है। निफ्टी को भी एक बार हम चेक कर लेते हैं, तो 24,500 ये रेंज निफ्टी की जो बनी हुई थी काफ़ी टाइम पहले, ठीक है, उसी रेंज के अंदर अभी निफ्टी आ चुका है। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके सामने रखना चाहूँगा, जिसको आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ट्रंप ने बोला है कि यूएस की, देखो सबसे पहले ऊपर देखो कि यूएस का कोई भी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे नहीं है इस स्ट्राइक में। अब वो है नहीं है, वो तो आपको भी पता है, सबको पता है, लेकिन यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब यूएस की फोर्स, मतलब ट्रंप ने बिल्कुल धमकी दे दी है कि यूएस की फोर्स रिस्पॉन्ड करेगी मैक्सिमम फोर्स के साथ में अगर ईरान अटैक करता है यूएस पर, क्योंकि ईरान बोल रहा है कि यूएस इसराइल के साथ में है, वो भी अटैक कर रहा है, वो भी उनकी मिसाइल्स को गिराने की कोशिश कर रहा है, ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो ईरान धमकी दे रहा है कि यूएस पर अटैक कर दूंगा। अगर यूएस पर अटैक होता है तो फिर आपको बताइए वो यूएस है और वो किस तरह से अटैक करेगा, तो वर्ल्ड वॉर वाली काइंड ऑफ सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है और बहुत ही खराब चीज़ें प्ले हो सकती है। तो ये चीज़ है जो सबसे ज़्यादा अब इन्वेस्टर्स देखने की कोशिश करेगा। साथ में दोस्तों आगे चलते हैं, यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि 136 लोग इंजर्ड हुए हैं तेल अवीव में, जो कि इसराइल की कैपिटल हुआ करती थी कुछ टाइम पहले। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सिटी है इनकी, इसके ऊपर भी काफ़ी बमबारी इसराइल ने की है। साथ में दोस्तों आप देखोगे ना, तो यूएस ने तो बोला है कि ये जो वॉर है कुछ दिनों की नहीं है, पूरा हफ्ता चलेगी। लेकिन इसराइल के ऑफिशियल ने बोल दिया है कि ये जो हमारी वॉर है ना, जो हम कर रहे हैं, ये कुछ दिनों की नहीं है, ये हफ्तों की है। तो ये एक बहुत ही ख़राब सिचुएशन है, क्योंकि जितना डैमेज ईरान को होगा, ऑयल के प्राइसेस ऊपर जाएंगे, उतना ही डैमेज मार्केट को सीधा सीधा देखने को मिल सकता है। तो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम अभी ये चल रही है और इसकी वजह से मार्केट ना ही टेक्निकल्स को फॉलो करने वाला है, ना ही कोई इंडिविजुअल स्टॉक अपनी चाल चलेगा। मार्केट का प्रेशर पड़ेगा, हथौड़ा पड़ेगा, तो हर एक स्टॉक नीचे लेटा हुआ देखने को मिलेगा। तो मार्केट अभी सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टॉक स्पेसिफिक जाने से इंपॉर्टेंट अभी मार्केट है, निफ्टी को देखना है और जो भी ये सिचुएशन चल रही है उसके ऊपर नज़र रखनी है। सो मार्केट की इस सिचुएशन के बाद में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन्फोसिस ने यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दिया है कि मीटिंग है 23 जुलाई को, जिसमें हम हमारे Q1 के फाइनेंशियल रिजल्ट्स को देने वाले हैं। अब टाइम है काफ़ी, वैसे अब ये पूरा जून जाएगा, फिर वो जून तक की अर्निंग्स आपको जुलाई में दिखेगी, लेकिन इन्वेस्टर थोड़ा सा आगे का सोचने की कोशिश करता है। तो मैं आपको सिखा देता हूँ कि जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है तो प्राइस एक्शन मोस्टली कैसे प्ले करते हैं। बाकी मैं आपको बता ही चुका हूँ कि अभी नंबर्स हो या कुछ भी हो, अभी जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि ग्लोबल मार्केट कैसा कर रहा है और उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसराइल और ईरान की जो भी वॉर है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वैसा वैसा करके मार्केट परफॉर्म करेगा। बाकी ठीक है, चलो एक बार हम देख लेते हैं। तो इन्फोसिस, चलो ठीक है, ये चार्ट वगैरह आप देख लेना, यहाँ पे सपोर्ट और रेसिस्टेंस का गेम चल रहा है। मैं Q4 की अपडेट आपको ये देना चाह रहा हूँ। होता क्या है कि मार्केट में कुछ कंपनीज होती हैं, कुछ सेक्टर होते हैं जो अच्छा करते हैं, कुछ सेक्टर होते हैं जो अच्छा नहीं करते हैं। तो जो सेक्टर अच्छा करते हैं उनके स्टॉक चलते हैं, जो सेक्टर अच्छा नहीं करते उनके स्टॉक नीचे आते हैं। अब देखिए होता क्या है, एक्सपेक्टेशन होती है, रिजल्ट आते हैं, पता चलता है एक्सपेक्टेशन के हिसाब से है या नहीं है, तो स्टॉक ऊपर नीचे करते हैं। लेकिन इस एक्सपेक्टेशन से पहले भी प्राइस एक्शन हो जाता है। जिन कंपनीज में एक्सपेक्टेशन अच्छी होती है वो रिजल्ट आने से पहले ही चलना शुरू कर देती है, ट्रेडर उसको ऊपर लेकर जाने की कोशिश करते हैं। जिन कंपनी में एक्सपेक्टेशन खराब होती है, जिस सेक्टर की एक्सपेक्टेशन खराब होती है, उनके स्टॉक नीचे जाना शुरू हो जाते हैं। और वो रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि स्टॉक सही चले या गलत चले हैं, लेकिन चलते गिरते वो पहले से ही है और उस वजह से ट्रेडर काफ़ी अच्छा प्ले कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों टॉप परफॉर्मर हमको देखने पड़ेंगे सबसे पहले कि पिछले क्वार्टर में किन सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया था, किन सेक्टर की जो कमेंट्री थी वो काफ़ी कमाल की थी, क्योंकि मार्केट वही सोच के इस बार प्राइस एक्शन करेगा कि जिन क्वार्टर में, मतलब जिन भी सेक्टर के अच्छे रिजल्ट थे उनके स्टॉक्स के प्राइसेस ऊपर जाएंगे, जिनके खराब थे उनके नीचे जाएंगे। तो टॉप परफॉर्म किसने किया था पिछले क्वार्टर में, Q4 की बात करूँ तो Q4 में दोस्तों बैंक्स ने
अच्छा परफॉर्म किया था। तो बैंक्स भी मजबूत हैं, हो सकता है इस बार भी अच्छे परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन में बैंक्स में प्राइस एक्शन पॉजिटिवली देखने को मिल जाए, क्योंकि ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। बैंक सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, इसके अंदर आप एनबीएफसीज को भी लेके चल सकते हैं, ठीक है, इंश्योरेंस को भी आप इसमें लेके चल सकते हैं। लेकिन फाइनेंशियल मार्केट को मत लेना, फाइनेंशियल मार्केट के रिजल्ट अच्छे नहीं थे और अभी चीज़ें भी खराब है, तो हम उसको टॉप परफॉर्मर में इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, अगले सेक्टर को डिस्कस करते हैं। ऑटोमोबाइल, इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। जैसे बैंक में 3 बैंक्स आउट परफॉर्म कर चुके थे रिजल्ट के बेसिस पे, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, आईसीआईसी बैंक। और यहाँ पे मारुति और बजाज ऑटो ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। ऑटोमोबाइल की जो कंपनीज के नंबर्स थे वो भी काफ़ी अच्छे देखने को मिले थे। इसके बाद में सीमेंट कंपनी के रिजल्ट काफ़ी अच्छे थे, बट अब ये चीज़ें खराब हो रही है तो वो पहले प्ले करेगी। ये सब थ्योरीज हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकल अभी सिचुएशन है तो उसके हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा मार्केट रिएक्शन देगा। सीमेंट के अंदर आप ले सकते हैं, मतलब जैसे रियलिटी की भी जो कंपनीज थी, रियल्टी वाली जो कंपनीज थी, उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया था, तो इसके अंदर आप ले सकते हैं, वायरन केबल को ले सकते हैं, पाइप्स को ले सकते हैं, क्योंकि जो भी बिल्डिंग मटेरियल वाली कंपनीज है उनके रिजल्ट अच्छे थे, तो उनके प्राइस एक्शन भी काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। साथ में डिफेंस ने भी अच्छा परफॉर्म किया था। डिफेंस की जो कंपनीज थी उनके नंबर्स अच्छे आए थे, और अभी डिफेंस देखो, एक तो डिफेंस ने अच्छा परफॉर्म कर दिया, प्लस अभी के समय काफ़ी अच्छा एक फैक्टर उसके पास में है टीजी का, बट उसका रिजल्ट क्या होगा, वैल्यूएशन महंगी होगी, वो सब चीज़ें तो देखनी पड़ेगी, अब क्या कर सकते हैं। तो दोनों जो पॉइंट है ना, वो इस खराब मार्केट के अंदर भी डिफेंस कंपनीज के स्टॉक्स को ऊपर लेकर जाने की कोशिश करें। साथ में इसको रेलवे कंपनीज को भी ले लो आप इसके अंदर, और एनर्जी वाली कंपनीज को भी ले लो, इनके भी रिजल्ट अच्छे खासे आते हुए देखने को मिले थे। तो ये कुछ कंपनीज है जिनके रिजल्ट अच्छे थे, सेक्टर्स अच्छे थे, तो यहाँ पे देखते हैं क्वार्टर 1 में कैसे रिजल्ट आते हैं, बाकी किन सेक्टर्स ने खराब परफॉर्म किया था क्वार्टर 4 में, उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑयल कंपनीज ने खराब परफॉर्म किया था, तो ऑयल कंपनीज में वैसे भी प्रेशर है रिजल्ट के हिसाब से, और साथ में अभी भी प्रेशर है, तो ये मतलब हो सकता है वर्स्ट परफॉर्मर हमको देखने को मिल जाए। अब इसमें रिलायंस भी आ जाता है, इसमें ओएनजीसी, ये जो कंपनीज होती है वो भी आ जाती हैं, तो देखते हैं कैसा क्या यहाँ पे होता है। केमिकल कंपनीज के रिजल्ट भी अच्छे नहीं थे, तो इसको भी हम खराब परफॉर्मर के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। कुछ कुछ कंपनीज ने डिसेंट रिजल्ट दिए थे, देखो यहाँ पे मैं खराब भी नहीं बोलूँगा, अच्छे भी नहीं बोलूँगा, ओके रिजल्ट थे, ठीक है, तो उसको भी हम बैड परफॉर्मर के अंदर इंक्लूड करके चल सकते हैं, मतलब टॉप परफॉर्मर तो ये नहीं थे। इसके बाद में हम आईटी कंपनीज को लेते हैं। आईटी कंपनीज के भी रिजल्ट अच्छे नहीं थे, कुछ खास नहीं थे, ओके ओके बोल सकते हैं। अब देखो कुछ एक्सेप्शनल कंपनीज होती है, एआई कंपनी हो गई, नेटवेब हो गया, ठीक है, तो ये कंपनीज अच्छी थी, बट ब्रॉडर सेक्टर की बात करें तो ब्रॉडर सेक्टर ने कुछ खास अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। उसके बाद में एफएमसीजी के अंदर भी कुछ खास नहीं था, एफएमसीजी ने भी अंडर परफॉर्म ही किया था। तो ये कैटेगरीज हैं, सेक्टर्स है जिन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, और जो सेक्टर्स मैं आपको बता चुका हूँ अच्छे परफॉर्मेंस के अंदर, वो उन सेक्टर की भी आप रिसर्च कर सकते हैं, उनके ऊपर भी आप स्टडी कर सकते हैं। सो अब दोस्तों आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कल आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, मार्केट को ऊपर जाना चाहिए या फिर मार्केट को न्यूट्रल करना चाहिए या फिर मार्केट को नीचे जाना चाहिए, और आपको कितने परसेंट या कितना क्या लगता है, कितनी तेजी मंदी हो सकती है, आप चाहे तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। आपकी क्या स्ट्रैटेजी है गोल्ड डिफेंस को लेकर या इक्विटीज़ को लेकर, वो भी आप चाहे तो नीचे मेंशन करके चल सकते हैं। आज के दिन दोस्तों एक ही वीडियो, मिलते हैं कल किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।